नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। हाफ ईयरली असेसमेंट सितंबर 2023 के अंतर्गत कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ है, कुल 90 मिनट इसके लिए रखे गए थे और 40 नंबर का यह पेपर था। तो आज के इस वीडियो में इस पेपर में दिए गए प्रश्नों को हल किया गया है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के जो प्रश्न हैं उसके लिए प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि ग्रीस का सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा था। ग्रीस का सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा था। 4 विकल्प दिए गए हैं। क स्पार्टा है, ख एथेंस है, ग रोम है और घ दिल्ली है। तो ग्रीस का जो सबसे प्रसिद्ध शहर था वो वास्तव में एथेंस था। तो एथेंस और स्पार्टा के बीच वास्तव में लड़ाई चलती रहती है। अगर आपने इतिहास की किताब पढ़ी है तो 27 सालों तक इन दोनों नगर राज्यों के बीच लड़ाई चली है, तो उसमें इनको नगर राज्य कहा जाता था। प्रश्न नंबर 2 है, वेद और उपनिषद निम्नलिखित में से किस दर्शन का हिस्सा है। वेद और उपनिषद निम्नलिखित में से किस दर्शन का हिस्सा है। क पारसी, ख बौद्ध, ग वैदिक और घ यहूदी। तो ये जो दर्शन है वास्तव में वो ग इसका सही उत्तर है। वैदिक दर्शन का ये हिस्सा है। प्रश्न नंबर 3 है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है बताना। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। तो क है कृषि प्रसार, ख बृहत स्तरीय विकास परियोजना और ग है पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना और घ है तीव्र शहरीकरण और औद्योगिकरण। तो जो ह्रास का सही कारण है वो जो नहीं है वो वास्तव में ग है, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, क्योंकि पशुचारण से और ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करने से प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात नष्ट नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नवीकरण योग्य, ख पर दिया हुआ है प्रवाह, ग पर दिया हुआ है जैव और घ पर दिया हुआ है अनवीकरण योग्य। तो वास्तव में जो लौह अयस्क है वो वास्तव में अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, क्योंकि एक बार प्रयोग करने के बाद ये जो है वो नष्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, दोबारा इसको नवीकरण नहीं किया जा सकता है, एक बार ही बनाया जा सकता है, तो नवीकरण योग्य नहीं है। जिनको बार बार हम प्रयोग कर सकते हैं वो नहीं है। ग्रामीण स्थानीय शासन को प्रश्न नंबर 5 है, ग्रामीण स्थानीय सरकार को लोकप्रिय रूप में किस नाम से जाना जाता है। ग्रामीण स्तर पर जो स्थानीय सरकार होती है उसे किस रूप में जाना जाता है। क पंचायती राज, ख जिला परिषद, ग राज्य सरकार और घ है ग्राम पंचायत। तो वास्तव में उसको जो है सही उत्तर जो है वो क है, उसको पंचायती राज कहते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत तो पंचायती राज की जो 3 स्तरीय व्यवस्था है उसका एक पार्ट है। जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति होती है और जिला स्तर पर जिला परिषद होती है, और इन तीनों से मिलकर जो है ग्रामीण स्थानीय सरकार बनती है और उसको गांव में पंचायती राज के नाम से हम जानते हैं। प्रश्न नंबर 6 जो है वो खालिस्तान पूछा गया है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। क सिद्धार्थ, ख राहुल, ग संयम और घ कपिल। तो जो सही उत्तर है वो क है, सिद्धार्थ उनके महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। प्रश्न नंबर 7 है, जब शक्ति केंद्र और राज्य सरकार से लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। तो नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बंटवारा, ख केंद्रीयकरण, ग पुनर्गठन और घ है विकेंद्रीयकरण। तो जब शक्तियां केंद्र और राज्य सरकार से लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती हैं तो इसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो सही जवाब जो है वो घ है, विकेंद्रीकरण। प्रश्न नंबर 8 है, जब हम किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। क एचडीआई रैंक, ख साक्षरता दर, ग मानव विकास सूचकांक और घ है प्रति व्यक्ति आय। तो जब देश की राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो वास्तव में हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। तो सही जवाब घ आएगा, प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न नंबर 9 है, प्रति व्यक्ति आय को इस रूप में भी जाना जाता है। क राष्ट्रीय आय, ख औसत आय, ग कुल आय
और घ है व्यक्ति आधारित आय, तो वास्तव में उसका जो सही आंसर है, सही जो उत्तर है वो औसत आय भी हम उसको कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है खालिस्तान है, शहर को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। क रोम, ख न्यूयॉर्क, ग लंदन और घ पेरिस। तो रोम को वास्तव में 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है, कहा जाता था, तो क है इसका रोम आएगा। प्रश्न नंबर 11 से 13 प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन, जिसको मिट्टी का कटाव भी हम कहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो पहला हम कह सकते हैं कि पहाड़ों की ढालों और बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए, क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी के कणों को जकड़े रखती हैं और पानी के साथ नहीं बहने देती हैं। दूसरा, पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर भी मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। तीसरा, पशु चारण पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि पशुओं के जो खुर होते हैं वो मिट्टी को छील देते हैं। और चौथा है, शुष्क क्षेत्रों में पेड़ों की लाइन लगाई जानी चाहिए ताकि हवा द्वारा मिट्टी को उड़ने से रोका जा सके। प्रश्न नंबर 12 है, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ ऐसे राज्य से है जिसमें सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता है, सरकार द्वारा सभी धर्मों को समान समझा जाता है। ऐसे राज्य में लोगों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने, उसका प्रचार करने तथा किसी भी तरह से पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता होती है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की अगर विशेषताओं की बात करें तो पहले नंबर पर कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता है। दूसरा, धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है। तीसरा, धर्मनिरपेक्ष राज्य में नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, मतलब अपनी इच्छा अनुसार वे किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। और धर्मनिरपेक्ष राज्य में लोगों के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, आर्थिक गतिविधियों को परिभाषित करें। आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्राथमिक गतिविधियां या प्राथमिक क्षेत्र। यह वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करता है, जैसे मछली पकड़ना, शिकार करना, शहद इकट्ठा करना, पशुपालन और कृषि करना आदि। तो ये प्राथमिक क्रियाएं हैं। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। यह वह क्षेत्र जो विनिर्माण से संबंधित होता है, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु में परिवर्तित करता है, निर्माण से संबंधित होता है, तो उसको हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, जैसे चीनी उद्योग, कागज उद्योग आदि। और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। वह क्षेत्र जो सेवाएं प्रदान करता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, परिवहन, पर्यटन आदि। प्रश्न नंबर 14 है, इतिहास का प्रश्न है, इस्लाम के शीघ्र प्रसार के क्या कारण थे। इस्लाम के शीघ्र प्रसार के क्या कारण थे। तो नंबर 1 पर हम कह सकते हैं कि हजरत मोहम्मद से पहले अरब के लोग बहु ईश्वरवादी थे। हजरत मोहम्मद से पहले अरब के लोग बहु ईश्वरवादी थे, अर्थात वे बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन हजरत मोहम्मद ने उन्हें संदेश दिया कि ईश्वर एक है और मैं उसका पैगंबर दूत हूं, अल्लाह के अतिरिक्त कोई भी पूजनीय नहीं है। दूसरा, उस समय वहां देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा होती थी। अरब की हम बात कर रहे हैं, उस समय वहां देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा होती थी। जब हजरत मोहम्मद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया तो मक्का के लोग उनके विरुद्ध हो गए। उनके विरोध के कारण उन्हें मक्का छोड़कर मदीना नामक नगर में जाना पड़ा। मदीना में रहकर हजरत मोहम्मद ने अपने मत का प्रचार किया और धीरे धीरे अरब के लोग उनके अनुयायी बनते चले गए। प्रश्न नंबर 15 है, शक्ति का क्षितिज वितरण क्या है। शक्ति का क्षितिज वितरण क्या है। सत्ता की साझेदारी के इस रूप के किन्हीं 2 लाभों की व्याख्या करो। तो जब किसी देश में सरकार के तीनों अंगों, और सरकार के तीनों अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो जब किसी देश में सरकार के तीनों अंगों विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया जाता है कि इसमें सरकार के विभिन्न अंग
एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं तो इसे सत्ता का या शक्ति का क्षतिज वितरण कहते हैं। कामों को तीनों अंगों में बांटने का फायदा यह होता है कि कोई भी अंग सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं कर सकता है। प्रश्न नंबर 16 है, वस्तु विनिमय प्रणाली को परिभाषित करें। वस्तु विनिमय प्रणाली को परिभाषित करें। वस्तु विनिमय प्रणाली की कोई दो सीमाएं बताएं। तो वस्तु विनिमय एक ऐसी प्रणाली है, वस्तु विनिमय एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बिना मुद्रा का प्रयोग किए एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु खरीदी जाती है। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का होना जरूरी है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। मान लीजिए कि एक जूता बेचने वाला गेहूं खरीदना चाहता है। ऐसी स्थिति में उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ेगा जो न केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि गेहूं बेचकर जूते भी खरीदना चाहता है। ऐसी स्थिति में उसे कितनी कठिनाई होगी ये सोचा जा सकता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली ज्यादा कामयाब नहीं है। प्रश्न नंबर 17 से 18 जो है वो प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, बड़े उत्तर वाले प्रश्न है ये। और प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है कि मध्यकाल में भारत में किसानों की स्थिति कैसी थी। मध्यकाल में भारत में किसानों की स्थिति कैसी थी। तो मध्यकाल में भारत में किसानों की दशा बड़ी दयनीय थी। उस समय किसानों के कई वर्ग होते थे, जिसमें पहला है खुद काश्त किसान। इस वर्ग में वे किसान आते थे जो अपनी भूमि पर स्वयं खेती करते थे। इन्हें खुद काश्त किसान कहा जाता था। खुद काश्त का अर्थ होता है जो अपनी भूमि पर स्वयं काश्त या खेती करे। यह वर्ग राजा को निर्धारित कर देता था। और दूसरा है पाही काश्त किसान। पाही का अर्थ होता है बाहरी। अतः पाही काश्त किसानों से अभिप्राय उन किसानों से था जो दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे। ये किसान जिस गांव में जाकर खेती करते थे वहीं पर उनकी अस्थायी झोपड़ियां भी होती थी। और तीसरा है रैयती या मुजारियान किसान। रैयती या मुजारियान किसान ये वे किसान होते थे जिनकी अपनी स्वयं की भूमि नहीं होती थी बल्कि वे किसी भूस्वामी की भूमि पर खेती करते थे और इसके बदले में उपज का एक हिस्सा प्राप्त करते थे। और चौथे नंबर पर आता है मवासात। अनेक किसान ऐसे भी थे जो ना तो सरकार को कर देते थे और न ही सरकार का कोई आदेश मानते थे। सेना द्वारा आक्रमण किए जाने की स्थिति में ये लोग जंगलों या पहाड़ी प्रदेशों में भाग जाते थे। ऐसे क्षेत्रों को मवास या मवासात के नाम से जाना जाता था। तो अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता, इसका अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया गया है, सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो ये तो वास्तव में आप रट लीजिए प्रश्न को, वार्षिक परीक्षा में भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि सरस्वती सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, अर्थात लोग नगरों में रहते थे। दूसरा, नगरों में पूर्व और पश्चिम दिशा में दो टीले होते थे। पूर्व दिशा के टीले पर आवास क्षेत्र होता था जहां सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। जबकि पश्चिम दिशा के टीले पर दुर्ग होता था जहां प्रशासनिक और सार्वजनिक भवन और अन्नगार होते थे। तीसरा है सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना में सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान होता था। मुख्य सड़कें नगर को 5 या 6 खंडों में बांटती थी। चौथा, साफ सफाई पर खास ध्यान दिया जाता था। कूड़े कचरे के लिए सड़कों के किनारे कूड़ेदान रखे गए थे। पांचवा है घरों की नालियां बड़े नालों में गिरती थी। नालियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। और छठा है आवासीय भवन में 3-4 कमरे, रसोई घर, स्नान घर और भवन के बीच में आंगन होता था। प्रश्न नंबर 18 है भारत में वनों और वन्य जीव संरक्षण में समुदायों की भूमिका के महत्व की व्याख्या करो। वन्य जीवन संरक्षण में समुदायों की भूमिका के महत्व की चर्चा कीजिए। तो पहले हम इसमें कह सकते हैं कुछ पॉइंट्स के जरिए भारत के कई क्षेत्रों में स्थानीय लोग खुद सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर
वनों और वन्य जीवन की रक्षा में लगे हुए हैं। दूसरा, राजस्थान के सरिस्का बाघ रिजर्व में कई गांवों के लोगों ने वहां हो रहे खनन कार्य को बंद करवाने के लिए आंदोलन किया है और वे इसमें सफल भी हुए हैं। तीसरा है, राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को सेंचुरी घोषित कर दिया है। यहां शिकार करना मना है तथा बाहरी लोगों का जंगल में घुसना भी मना है। चौथा है, टिहरी में किसानों ने बीज बचाओ आंदोलन के द्वारा यह सिद्ध करके दिखा दिया है कि रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाओं के प्रयोग के बिना भी अनाज पैदा किया जा सकता है। और पांचवा है, उत्तराखंड में चलाए गए चिपको आंदोलन ने भी वनों की कटाई पर रोक लगाई है। अथवा करके दूसरा प्रश्न दे रखा है, मृदा अपरदन अथवा भूक्षरण को रोकने के लिए कुछ उपाय बताओ। तो इसमें हम पहले नंबर पर कह सकते हैं कि नदियों पर बांध बनाने से पानी का बहाव रुक जाता है, इससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है। दूसरा, पेड़ों की जड़ें मिट्टी के कणों को बांधे रखती है और उन्हें बहने से रोकती है, इसलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तीसरा है, खेतों में घास चरते समय पशु अपने खुरों से भूमि की ऊपरी परत को खुरच देते हैं या घास को जड़ों सहित खा जाते हैं। ऐसी मिट्टी भी तुरंत बह जाती है या हवा के साथ उड़ जाती है, इसलिए पशुओं की चराई पर रोक लगाई जानी चाहिए। और उसके बाद है चौथा है पॉइंट, पूछा गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर मृदा अपरदन या मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। मानचित्र कार्य भी आया हुआ है और प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित को भारत के मानचित्र पर दर्शाएं। एक पूछा गया है सरिस्का बाघ रिजर्व जो राजस्थान में है, बाघ रिजर्व। दूसरा पूछा गया है काली मृदा वाला एक राज्य। तीसरा है सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य। और चौथा है हरियाणा में स्थित कोई एक हड़प्पा स्थल। और पांचवा है सिंधु सभ्यता में एक बंदरगाह नगर। तो 5 है, 5 नंबर का ही प्रश्न है। तो अगर हम इसकी बात करें भारत के मानचित्र पर इसको दिखाएं तो पहले नंबर पर जो है वो राजस्थान है जहां पर सरिस्का बाघ रिजर्व है, तो ये आप राजस्थान में यहां पर इसको दिखा सकते हैं। दूसरा जो है काली मिट्टी वाला एक राज्य पूछा गया है, तो काली मिट्टी वाले राज्य में आप महाराष्ट्र को दिखा सकते हैं, तो ये काली मिट्टी वाला एक राज्य है जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। तीसरा पूछा गया था कि गेहूं सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादित करने वाला राज्य, तो सबसे ज्यादा जो गेहूं उत्पादित करता है वर्तमान समय में वो उत्तर प्रदेश है। 3 नंबर पर आप इसको दिखा सकते हैं। चौथे नंबर पर पूछा गया है कि हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का एक नगर कौन सा था, तो वो राखीगढ़ी आप दिखा सकते हैं, राखीगढ़ी, तो यहां पर हिसार में है ये। और पांचवा अभी सुर्खियों में था ये अखबारों की। और पांचवा बंदरगाह पूछी गई है, बंदरगाह एक नगर हड़प्पा सभ्यता का कौन सा था, तो वो लोथल था जहां पर बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, लोथल ये जगह है। तो इसलिए आसान सा ये नक्शा था। धन्यवाद, नमस्कार।